अपने आप को अपने परिवार में पाकर एक आभार प्रकट करता हूँ। कोई मैं गेस्ट नहीं हूँ। कहा खुशी जी ने, एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारी इज्जत नहीं है। मैं कहता हूँ कि शायद आज के दिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर यदि कोई है तो हम सब हैं। अपने आप को समझने की औकात है। मैं भारतीय वायु सेना में नौकरी करता था, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको अच्छी नौकरी मानते हैं। उसको छोड़कर 1 रुपये का अनुभव नहीं, कोई दादा ने ट्रांसपोर्ट नहीं करी, पिताजी ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी। उसके बाद मैं कहता ये काम करूँगा, अच्छा था तभी तो सेलेक्ट किया होगा मैं। ये इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। अपनी सोच में ये अपने आप को ही अपने को महसूस करवाना कि हमसे कोई बड़ा ही हिंदुस्तान में है नहीं, चाहे आरटीओ हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे इनकम टैक्स वाला हो, चाहे कोई भी हो। आपने कहा कि टैक्स हम एडवांस में देते हैं, तो हमारे से कौन सा बड़ा, हम तो दाता हैं। दाता तो हमेशा बड़ा होता है, तो हमसे कोई भी बड़ा नहीं है। अपने मन को समझा लो कि हम सबसे बड़े हैं। आज इससे पहले आने से पहले माननीय शर्मा जी ने कहा कि वहाँ चाय पियो, तो चाय कहाँ की थी, असम की थी। कहाँ पी रहा हूँ मैं, दिल्ली में। एप्पल घर में खा रहा हूँ, कहाँ का है, कश्मीर का। तो कौन लेके आता है, तो आप ही लाते हो ना। तो इससे बड़ी कहाँ की, अदरवाइज आप हम ना होते, वो असम की चाय यहाँ पी सकते थे क्या, कश्मीर का एप्पल खा सकते थे क्या। और इससे बड़ी बात बताता हूँ, सुबह सुबह, अब तो चलो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना हो गया, सुबह सुबह समाज जी हमारे बेस में आए हैं, आपका अभिनंदन। सुबह सुबह हम अखबार पढ़ते हैं 6-7 बजे, मैं भी पढ़ता हूँ क्योंकि हम पुराने जितने भी जो लोग हैं। और जो ही वो अखबार देके जाता है, वो मेरे बेड पे या रूम में आएगा, तो उस टाइम आँख खुलती है, अखबार आ गया एकदम आँख खुल जाएगी, कितनी नींद क्यों ना हो। तो अखबार आपको क्या करता है, जगाता है। वो जगाने वाला जो अखबार लाने वाला क्या करता होगा, वो टेम्पो वाला 12 बजे अपनी नींद हराम करता होगा, ताकि मैं मेरे देश के लोगों को अखबार पहुंचा दूं, यानी कि देश के लोगों को जगा दूं। तो आप हम क्या है, देश को जगाने वाले हैं। तो हम छोटे कैसे हो गए। यदि वो अखबार हम ना पहुंचाए, देश आधा तो सोता रहेगा, 7 बजे तक नींद नहीं खुलती उनकी, अखबार देखकर है। तो हम कितना बड़ा रोल अदा करते हैं। तो हम छोटे नहीं हैं, हम बहुत बड़े हैं। मगर अब क्वेश्चन 2-3 चीज़ आई यहाँ पर। एक कि हमारे को पुलिस तंत्र बड़ा तंग करता है, दूसरा हमारी इज्जत नहीं है। बहुत इज्जत हमारी, थोड़ा सा अपने को भी बदलना पड़ेगा। जब 1987 में मैंने ये धंधा शुरू किया ट्रांसपोर्ट का, और मैं तो बिल्कुल नील था। अपने इंदौर से शर्मा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने टायर कैसे बुक करना है उनसे सीखा। और ARC में इनके महिपाल होते थे, शायद मेहताब शर्मा जी होते थे। आप हैदराबाद में, शर्मा जी को पता होगा, मेहताब होते थे उस टाइम पर आपके ट्रांसशिपमेंट सेंटर में, ARC में। मैं बात कर रहा हूँ 1986-87 की। तो उनसे बिल्टी सीखी, कैसे बिल्टी बनाते हैं, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होती है। मगर सब कुछ काम करने के बाद जब बिजनेस शुरू कर दिया, 5-7 स्टाफ हो गए, तो आपकी तरह मैं भी था कि यार इज्जत नहीं होती। अब उसका जब आप कोई भी बीमारी को डायग्नोज करोगे तो पता लगेगा कि इज्जत होती क्यों नहीं, क्या कमी है। हम भी अपना अंग्रेजी हिंदी बोलना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, कपड़े भी ठीक पहनते हैं, तो ये इज्जत क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्या मैं ट्रांसपोर्ट में है, नहीं। तो उसका मूल कारण मिला कि मैं और मेरे साथी जितने भी लोग काम करते थे, 5-10 लोग, 10-12 लोग थे उस टाइम पर मेरे पास, पहाड़गंज ऑफिस होता था, क्यों झूठ बहुत बोलते थे। नोएडा में गाड़ी भेजती तो पार्टी का फोन आया, और जी गाड़ी कब पहुंचेगी, बोला जी बस गेट पे पूछने वाली है। तो मैं फौजी आदमी, मैंने भी गेट पे पूछने वाली, तूने गाड़ी लगा दी, बोला जी मिल ही नहीं रही बाजार में। तो उसको कैसे कह रही हो आप गेट पे पूछने वाली है। भाई ट्रांसपोर्ट में ऐसा ही होता है, यदि मैं कहूँगा कि गाड़ी नहीं मिली तो दूसरी की लगा लेगा, तो मेरे को उसको है ना ऐसे ऐसे रोकना पड़ता है। मैं विचलित हो गया कि ये दिन में 100 झूठ, 112 झूठ, 120 गिनती करने लग गया मैं। और डाटा मिलने लग गया कि महीने की 6,500-7 हज़ार झूठ हम बोलते हैं। फिर मैंने उसका एनालाइज किया, 6,500 झूठ बोलने से कितना नुकसान होगा परमात्मा पे, या कितना मेरा वो अपने आप में
कहते हैं ना, एक तो फाइनेंशियली नुकसान, एक वो नुकसान, तो मतलब ये तो झूठ वाला काम है, इसको तो जीरो करो, अदरवाइज ये धंधा नहीं कर सकते। क्यों? जो इज्जत नहीं होती वो का कारण मैं समझ गया कि इज्जत इसलिए नहीं होती, वो हमेशा हमारे को जब भी किसी कंपनी में गए वो झूठे के हिसाब से हमारा व्यवहार करते थे, और ये आ गए, कोई भी बात कहते इनके बात में झूठ हो गई, बड़ा मुश्किल हो गया, या तो अपना धंधा चालू करे या अपना बंद करे। एक बार मन में आई, एक बार ये झूठ से कुश्ती करते हैं, या तो झूठ हार जाएगी या मैं हार जाऊंगा। मैं हार जाऊंगा तो अपना दोबारा कोई ना कोई मिलिट्री वाले रिटायर होने के बाद क्या करते हैं, सिक्योरिटी का धंधा कर लेते हैं, और कोई गार्ड गुड़ के 2-4 रखे अपना वो काम कर लेते, वो कर लेता। मगर हारने के बाद एक दिन क्या हुआ, पहाड़गंज ऑफिस था, यहाँ एक सिनेमा है अपना फिल्मिस्तान, तो सोमवार का दिन था, फिल्मिस्तान से होते हुए मेरे पास स्कूटर होता था उस टाइम पर, नंबर भी याद है AEY 5239, उस पर होता हुआ, और एक तांगा स्टैंड होता था सदर बाजार में, वहाँ पर एक गुप्ता राइटर के पास है, मैंने 5-5 रुपए के 15 स्टाम्प पेपर ले लिए। स्टाम्प पेपर लेकर आ गया, ऑफिस में बैठा, सबको बुलाया, मतलब अभी आज हम एक प्रतिज्ञा करेंगे, और आपको जो भी इसमें सहमत हो तो मेरे साथ प्रतिज्ञा करना, नहीं हो तो मत करना, दबाव कोई भी नहीं है। मतलब यहाँ कोई बात नहीं, लिखो मैं सोनसो सनो सोनसो आपकी अग्रवाल पैकर मोटर कंपनी में काम करता हूँ, सबने लिख दिया। हमको आज मैंने कहा कि मैं आपको एक आदेश दे रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर रहा, आदेश दे रहा हूँ एज ए चेयरमैन के नाते से, कि आज के बाद हम जाने अनजाने में कोई भी क्लाइंट का कोई भी बिजनेस हमारे हाथ से जाए या ना जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। सबने लिख दिया, ठीक है बस ऐसी आपकी मर्जी, पर धंधा चलेगा नहीं, ये बंद हो जाएगा, मतलब कोई खास बात तो नहीं, बंद हो जाएगा तो अपन फिर और कोई नौकरी कर लेंगे। मगर आज मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात जो मानता है सबने लिख दिया। मतलब तीसरी बात थोड़ी सी कड़वी है, जिसको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो मत करना, दबाव नहीं है इस बात के ऊपर, ये आदेश नहीं है, ये आपके मन की बात है। मैंने कहा कि फिर भी जाने अनजाने में आप हम में से कोई झूठ बोलेगा, इतना कहने के बाद, तो उसका जो पाप लगेगा वो अग्रवाल पैकर मोटर को न लगकर आपके इंडिविजुअल व्यक्तिगत आपके बीबी बच्चे परिवार को ही लगेगा, अग्रवाल पैकर मोटर को नहीं लगेगा। साहब ये कैसे लिखते? भाई आपको तो झूठ बोलना ही नहीं, तो लिखने में क्या दिक्कत है? वो 15 में से एक DP शर्मा, धर्मपाल शर्मा, वो लिखा और बाकी 14 ने वापिस पेपर जमा करा दिया। ये नहीं लिख सकते, कोई खास बात को नहीं। तो मैंने कहा था कि आपकी इच्छा है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। अगले दिन सुबह फिर आया मैं, और आधा घंटा पहले आकर जो हमारा ऑफिस था पहाड़गंज में, एक छोटा सा बोर्ड होता था, उसके अंदर जो अच्छे व्यक्ति काम करते थे उसके फोटो लगाते थे, तो उसके ऊपर धर्मपाल शर्मा का फोटो लगाया और लिखा कि धर्मपाल शर्मा इज प्रमोटेड टू नेक्स्ट रैंक, 8% का इंक्रीमेंट, और इसके लिए लाख लाख बधाई। सब लोग आते, धर्मपाल शर्मा का इंक्रीमेंट, इसको तो काम ही नहीं आता, ये तो बड़ा। तो सब लोग धीरे धीरे करके मेरी कैबिन में आने शुरू हुए कि साहब धर्मपाल शर्मा ये तो हमारे नीचे काम करता है, इसका आपने 8% बढ़ा दिया। माना ये होनेस्ट है, ये डिग्री किसी के पास नहीं है, ये केवल इसके पास है, ये झूठ नहीं बोलेगा कल से, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। 2-2:30 बजे तक धीरे धीरे करके, बाबू जी मेरा भी वो स्टाम्प पेपर दे दो, मेरा भी दे दो। 2:30 बजे तक सब लोगों ने स्टाम्प पेपर ले लिया, दस्तखत कर दिए, कसम खाई, ओथ ली कि हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। वो दिन है सितंबर 90 का, और आज 2023। आप शायद कभी कोशिश करना किसी अग्रवाल पैकर मोटर पे फ़ोन करके ये पूछने के लिए कि भाई आपकी गाड़ी कहाँ आएगी, किधर आएगी। उन झूठ को जीरो किया। कुश्ती में मैं जीता, वो झूठ हारी, और उसके दिन आज जो इज्जत हो रही है और जो खड़े हैं वो सबसे पहले झूठ से कुश्ती करके जीतने की। आज क्या ये कोई सरकार करवाएगी क्या आपसे ये काम? ये तो हम अपना करना पड़ेगा ना। इसमें सरकार को दोष कैसे दे दें, किसी दूसरे को दोष कैसे दे दें कि आप हमारी इज्जत क्यों नहीं करते? हमने कुछ ऐसे चीज दिमाग में जो डाल लिए है उससे हमको निकलना पड़ेगा, और निकलेंगे तो शायद हमारी इज्जत उससे ज़्यादा होगी। ऐसा मेरा एक अनुभव है, और वो मैंने प्रैक्टिकल किया, तो मैं सोचा आप सब लोगों से शेयर करूं, क्योंकि आज सब्जेक्ट आ रहा था कि हमारी इज्जत नहीं होती। दूसरा एक चीज़ जो हमेशा हम कहते हैं कि क्लाइंट के साथ में, वो पेमेंट आज आपके साथ काम कर रहे हैं, कल दूसरे के साथ, कल तीसरे के साथ काम कर रहे हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं?
इसलिए हमारा जो बिजनेस है वो मार खा रहा है। इंदौर का काम हम कब लिया था? जेके टायर का कब लिया था हमने? ब्रिजस्टोन का 92 या 93 पे लिया था। आपने लिया था, मैं तो वहाँ इन्होंने बुला लिया कि आपका यहाँ पर काम करना है ब्रिजस्टोन का। तो मैंने ब्रिजस्टोन का सारा स्टडी किया, तो रेट मिले थे, मान लो सपोज करो उस टाइम पर 16,000 रुपये रेट था ट्रक का, बड़ी गाड़ी का, पीतमपुरा इंदौर से गुड़गांव मारुति में। तो मैंने कहा कि यार 17,000 रुपये का रेट है, बाजार में गाड़ी 17,000 में मिल रही है, इसमें क्या घुमाएंगे क्या खाएंगे? केवल नहीं जी इसमें कैसे भी करते हैं, घुमाएंगे खाएंगे। भाई कोशिश करी, पॉसिबल नहीं था। एक गाड़ी के अंदर बैलिनो टायर होते हैं ना मारुति के, उसके टायर आते थे। ब्रिजस्टोन फैक्ट्री टायर बनाती थी और उसमें मैक्सिमम 1200 टायर एक गाड़ी के अंदर करीबन आया करते थे। पूरी स्टडी करी कि इसमें कैसे घुमाया जाए। अब रेट टू रेट काम करके कोई फायदा नहीं, तो टायर का मामला, रिस्की मामला। मारुति क्या है, छोटा सा कट भी लग गया तो रिजेक्टेड। और ये नहीं होता कि मारुति का रिजेक्शन कोई आपका एक टायर की कीमत सपोज करो आपकी 2,000 है, 2,000 काट लेगी। रिजेक्शन का मतलब एक टायर रिजेक्ट 2,000 × 10 आपके 20,000 रुपये काटेगी। आप रिजेक्टेड मेरी फैक्ट्री के अंदर लेकर कैसे आ गए? बड़ी कंडीशंस, और फिर भी लोग काम कर रहे थे। तो आखिर में वहाँ जब स्टडी करते करते ये ध्यान आया कि वह जो मारुति के लिए जो टायर लेके आते थे, हर टायर के ऊपर एक पॉलीथीन लगाते थे, और हर पॉलीथीन की जो कीमत होती थी, जो पॉलीथीन लगाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 20 रुपये का पॉलीथीन लगाते थे। तो 1200 टायर हो गए तो 2,500 का पॉलीथीन हो गया। तो 2,500 का पॉलीथीन मतलब ये 2,500 रुपये मेरे नगद बच सकते हैं। ब्रिजस्टोन सारी जापानी की कंपनी थी, प्रैक्टिकल कंपनी थी। मैंने कहा था जी आज एक पहली गाड़ी भर रहे हैं और आप सब लोग एक बारी आ जाओ। मतलब जी इसमें करेंगे क्या? जी गाड़ी का डेमो दिखाना है और कैसे लोड करते हैं। उस टाइम पर पहली गाड़ी एक हमने बहुत बढ़िया 32 फीट की एक कंटेनर बनाया था, जिसके अंदर यदि हाथ भी फेरोगे तो कोई कट नहीं था, कोई सुराख नहीं, कोई किसी तरह की वेल्डिंग के अंदर वो कुछ भी नहीं था। जब गाड़ी खड़ी की, मान लीजिए आपका जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है जापानी या CFO, उसको बुला दो। बोले इसमें क्या करेगा? बोला जी मेरा मन है इसको बुला दो, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे लोडिंग करती है। क्योंकि CFO होता है ना, वो कैलकुलेशन घटा गुना उसको अच्छी आती है, और बाकी लॉजिस्टिक वाले अपने हिसाब से अपनी बात करते हैं। जब वो खड़ा हो गया तो मैंने गाड़ी में सबसे पहले खलासी को बोला बेटा पैंट निकाल और बनियान निकाल और शर्ट निकाल। उसे निकाल दिए। क्या कर रहे हो? मतलब डेमो कर रहा हूँ। मतलब कलाबाती खाते खाते इस गाड़ी में यहाँ से जाओ और फिर वहाँ से आओ। वो कलाबाती खा कर वहाँ से चला गया और वापस आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं बोला कि सर बॉडी से ज़्यादा कोई आइटम डेलिकेट होती है क्या? शरीर सबसे डेलिकेट होता है। तो बोला हाँ। तो क्या टायर इससे ज़्यादा डेलिकेट होगा? बोला नहीं, बॉडी इज मोर डेलिकेट देन टायर। मतलब जो टायर पे ये यदि ये कलाबाती खाता हुआ यहाँ से वहाँ आ गया, इसके शरीर पे निशान पड़ा? नहीं पड़ा। तो टायर पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये 20 रुपये का पॉलीथीन लगा रहे हो, ये वहाँ फेंकना पड़ता है, और ये 2,500 का खर्चा, और मारुति वाले इसको निकालने के लिए 600 रुपये का खर्चा, और फिर पॉलीथीन वो भी नुकसान। तो 3,000 रुपये बच रहे हैं। आप मेरे को 3,000 में से 2,000 मेरे को दे दो, 1,000 रुपये आपके बचा लो। उनके ध्यान में आई, बोले आधे आधे करते हैं, 1,500 बोला ठीक है। और 1,500 रुपये गाड़ी में बचने लग गए, और उन्होंने उस दिन के बाद आज तक हम उसका काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम क्योंकि हम सब लोग लस्सी में तो मक्खन निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें तो कुछ मिलेगा, किसी को किस्मत है। दूध में निकालना तो देखो सबको आता है। तो आप ऐसी कोशिश करो कि उस कंपनी के, उस पार्टी को क्या बेनिफिट हो, उसमें से मैं भी कमाऊं और आप भी कमाओ। तब जाकर वो आपके साथ एक कनेक्ट रहेगा, कंटिन्यू। एक तो होता है कॉन्टैक्ट, एक होता है कनेक्ट। हम सब हमारे क्लाइंट के साथ क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट करते हैं। वो कभी भी टूट सकता है। आप जिंदगी भर यदि रखना चाहो तो क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको हर बार ये सोचना है कि इस क्लाइंट की बैलेंस शीट में कहाँ बचा के दूं, इसके कहाँ बचे, इसकी माल कैसे सेव जाए,
जब ये सोचते रहोगे वो कनेक्ट बनता है फिर, और कनेक्ट कभी भी आपको दूर नहीं होने देता। तो हम ये सोचे कि कॉन्टैक्ट कभी भी टूट जाएगा 12 महीने में, 6 महीने में, और कनेक्ट कभी नहीं टूटता। आपका और अपनी पत्नी का कनेक्ट है, कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए वो टूटता नहीं। माँ का बेटे का कनेक्ट है और कॉन्टैक्ट नहीं तो टूटता नहीं। तो हम अपने व्यापार में किसी के साथ भी बात करें तो कनेक्ट करते हुए बात करें, न कि कॉन्टैक्ट करें। ये मेरा अनुभव है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। रही बात हमारी एक इंडस्ट्री की, जिसमें हम आज सब लोग चर्चा करते हैं कि हमको इज्जत मिले, हमको व्यापार के अंदर और आरटीओ कोई तकलीफ ना दे। इसके लिए जो सबसे पहले आपने कहा कि भैरव सिंह शेखावत जी 2005 या 6 में, उस टाइम पे उपराष्ट्रपति जी थे, माननीय उपराष्ट्रपति जी थे हिंदुस्तान के, और मैं उस टाइम पर महामंत्री था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट का। तो एक बहुत बड़ा हमने आयोजन किया था, और उस आयोजन के अंदर भैरव सिंह शेखावत जी ने कहा था, माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने, मैं आपके आयोजन में क्यों आऊं? आप ट्रांसपोर्टर हो, वहां समस्या रखोगे, मैं सुनूंगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मैं क्यों आऊं? मेरी ही बेइज्जती होगी वहां पर। तो हमने क्या किया, सब ये विषय ट्रांसपोर्ट के उत्थान का या उसका नहीं है। ये विषय ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में 1983 जो 84 से पहले जो हमारे राइट्स हुए थे, ब्लू स्टार हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, उससे पहले हिंदुस्तान की एक स्टडी करी गई थी। 1000 ट्रक के ऊपर उस टाइम पर 1300 ड्राइवर होते थे। ट्रक 1000, ड्राइवर ट्रक चालक 1300। और 84 के बाद एक सिख कौम ने ड्राइवरी का धंधा धीरे धीरे करके खत्म हो गए, और वो सारे कनाडा जाने लग गए, क्योंकि उनके साथ बड़ा नरसंहार हुआ था, आप सबको पता है। 93 की जो स्टडी हुई उसके अंदर 1000 ट्रक के ऊपर 900 ट्रक चालक रह गए। 1000 के ऊपर नहीं, 1000 के ऊपर 1000 रह गए, और 2003 के अंदर वो 900 हो गए 1000 के ऊपर, और 2012 या 13 के अंदर ये कम होकर 850 रह गए 1000 के ऊपर। 2023 में पार्लियामेंट में माननीय गडकरी जी ने भी कहा है कि आज 2023 के अंदर 1000 गाड़ियों के ऊपर हमारे पास 780 ट्रक ड्राइवर है। 22% हमारे पास ट्रक चालक कम है आज के दिन। तो हमने उस दिन कहा था कि माननीय उपराष्ट्रपति जी को कि ये सम्मेलन जो है वो केवल हमारे लिए नहीं है, उस व्यक्ति के लिए है जो वंचित, अभावग्रस्त, पीड़ित, शोषित, लास्ट माइल में रहने वाला, जिसकी कोई कदर नहीं है, जो 24 घंटे काम करता है, जिसकी आयु हमारे से 10 साल पहले वो मरता है। हम सबकी औसत आयु कितनी है? 78 साल। एक ट्रक चालक मरता है 68 साल में। 38% ट्रक चालक अविवाहित रहते हैं, उनका विवाहित होने वाले के साथ तलाक हो जाता है। वो ऐसे व्यक्ति जो खास है देश के लिए, मगर वो सरकार के अंदर खास नहीं, हमारे अंदर खास नहीं, तो उनको खास का दर्जा कैसे मिले, वो आपके साथ चर्चा करके उस गोष्ठी में आपसे फ्लैग ऑफ कराएंगे। वो बोला ये काम है, ये पीड़ा है, इमीडिएटली हाँ भर दी, बोला मैं रहूंगा चीफ गेस्ट, और वो चीफ गेस्ट रही थी। तो हमारा मुद्दा क्या हो, कभी भी कोई साथ में अपने मुद्दे रख दो, हमारा मुद्दा हो किसी की मानवता के हित में काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति के हित में काम कर रहे हैं जो आपको यहाँ खड़ा किया। आज हम सब बैठे हुए, मैं बैठा हूं, मेरी क्या ताकत थी कि मेरे ट्रक चालक यदि मेरा साथ ना देते तो मैं यहाँ खड़ा होता? आज मैं 1800 ट्रक चला पाता? आज मेरे पास हिंदुस्तान में 146 ऑफिस होने के बाद विदेश में 12 ऑफिस है, क्या मैं कर पाता? 9000 कर्मचारी काम करते हैं, क्या कर पाता? केवल किसके कारण? एक व्यक्ति जो मेरा है वो है ट्रक चालक। तो हमको जो चिंता करनी है, कहते ना आप नींव अच्छी करते रहो, अपने आप घर बनता रहेगा। नींव कौन है? नींव का पत्थर कौन है? वो मैं ट्रक चालक है। तो आज विषय अपने को, जब भी कोई, मेरा अपनी पीड़ा है, मैं अपनी कह रहा हूँ, जैसे आप माननीय अध्यक्षकार आपका जो एजेंडा होगा वो आप एक एक करके लीजिए, मगर उस एजेंडे में उस ट्रक चालक के बारे में जरूर सोचिए कि वो कैसे सम्माननीय बने। जब आपका कर्मचारी और ट्रक चालक सम्माननीय बनेगा तो आप अपने आप ही माननीय बन जाओगे। यदि वो सम्माननीय नहीं बनेगा तो आप माननीय नहीं बन सकते।
टैग बेस का जमाना है और क्या किस तरह के जो भ्रष्टाचार है हाईवे के ऊपर राजस्थान और एमपी का जिक्र हुआ, उनको कैसे ठीक करें, किस तरह से ठीक करें। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में जब हमने इसके बारे में चर्चा की तो ये निकल आया कि झंडे लगाते रहो, हड़ताल करते रहो, भूख हड़ताल करते रहो। तो मतलब ये तो कई दिनों से, कई सालों से चल रही है। व्यवस्था क्या है? क्या सबकी मंशा है कि हम इसमें ये भ्रष्टाचार कंटिन्यू करें? क्या सिस्टम का हिस्सा बन गया? तो एक निकल कर आया कि ये जीरो कर सकते हैं, हाईवे के ऊपर राम राज्य हो सकता है। राम राज्य का मतलब क्या है कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ, इंस्पेक्टर आपको बिठाता है, कुर्सी देता है। इनकम टैक्स ऑफिस में जाओ, वहाँ का अधिकारी आपको कुर्सी देगा, अपने घर से लाई हुई चाय पिलाएगा। आरटीओ ऑफिस में जाओ, आरटीओ अधिकारी यदि आपको कहे आइए श्रीमान, मेरी नौकरी तो आपके कारण है, तो हम अंदर से खुश होंगे नहीं होंगे? तो क्या समझोगे, क्या कहोगे? राम राज्य का मतलब तो यही है ना, हम कहीं भी ना डरे, विदाउट फियर हम अपना चले, दैट इज कॉल्ड राम राज्य। तो हाईवे का राम राज्य का कोई सपना यदि मान लो कोई लेता है तो कहेगा कि यार ये छोड़ दो, ये हाईवे के ऊपर तो राम राज्य नहीं हो सकता। मगर वो टैग परमात्मा ने चाहा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिस दिन 16 सितंबर या 17 सितंबर में उनका जन्मदिन था, तो विज्ञान भवन में उन्होंने मेरे को बुलाया था कि जी आप जो राम राज्य की बात करते हो वो मेरे को 3-4 मिनट में जल्दी से जल्दी सुनाओ, कैसे वो राम राज्य आ सकता है। मतलब साहब ये तो 3-4 घंटे का मैटर है, पर 3-4 मतलब भी मिनट 3-4 ही है। तो मैंने उनको मंच से, उस दिन गडकरी जी बैठे हुए थे और पीयूष गोयल जी भी थे, तो 3-4 मिनट में मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे साथ अमित है, मतलब इसको छोटा और करते रहो और करते रहो। 4 मिनट के अंदर 4 घंटे की बात कहनी है, कैसे कहें? वो बात मैंने उनको कही। कहने के बाद उन्होंने एसआईटी बिठा दी और उन्होंने कहा कि ये एक आपका जो ट्रायल है हम सबसे पहले यूपी में करेंगे। यूपी में मैं श्रीमान ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है उनसे मिलना हुआ। उन्होंने कहा कि ये आपका ट्रायल जो है, ये जो उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, यदि यहाँ सक्सेस हो गया तो पूरे देश में हो जाएगा। बदलाव वो ट्रायल क्या है? राम राज्य एट हाईवे। जिस तरह से कहीं भी चेकिंग होती है हमारी आरटीओ की हाईवे के ऊपर, उस आरटीओ पार्टिकुलर जिस पोस्ट पे बैठेगा जो पुलिस अधिकारी आरटीओ, वहां पर एक क्यूआर कोड होगा। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ एक क्यूआर कोड लगा दिया। ड्राइवरों को छोटी सी ट्रेनिंग देनी है एक ऐप के माध्यम से। आज ऐप सबको चलानी आती है, ड्राइवर भी चलाते हैं, व्हाट्सअप जिसने चला लिया तो ऐप भी चलाते हैं। आज मैं समझता हूँ कि 90% ड्राइवर या 95% ड्राइवर व्हाट्सअप अपने घर में बात करते हैं, देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो उनको सबको चलाना आता है। और जब ऐसी क्रांति आएगी तो वो 5% भी सीख जाएंगे। ऐप से क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, क्यूआर कोड आ गया, और क्यूआर कोड का मतलब क्या होगा कि वो किस जगह पर है और किस आरटीओ या किस जगह पर उसका अधिकारी जो आरटीओ का होगा उसका टाइम आ जाएगा। आज इंस्पेक्टर राम सिंह यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद उसने पेपर चेक कराए, पेपर चेक कराने के बाद पेपर चेक करता है वो, और पेपर चेक करने के बाद या तो वो उससे पैसे मांगेगा कि अभी वो पान वाले डब्बे पे जाओ, वो जरा आपको पर्ची देगा। भी खुद नहीं लेता, कहीं पान वाले डब्बे पे या कहीं चाय वाले डब्बे पर वो जाता है, पैसे देता है, बहस करता है, 2000 नहीं 5000 नहीं है, जो नहीं देता उसके बीच आकर चालान काट देता है, और जो दे देता है उसको छोड़ देते हैं। तो वो उसको हरास करेगा या प्यार से छोड़ेगा? तो जब हरास कर दिया तो उसके मन में दुख है, और प्यार से छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है निकल जाओ, तो वो खुशी होके जाता है। तो जब इमीडिएटली उसके साथ पेपर चेक करने के बाद उस ट्रक चालक के ऐप के अंदर इमीडिएटली जब वो कहता कि चेक करा दिया, सब हिंदी में रहेगा, चेक कराते ही उसके बाद 2 चीज खुलेगी, एक लाल एक हरी। उसमें लिखा कि यदि इस व्यक्ति ने हरास किया तो लाल पे अंगूठा दबा दो, और आपको खुशी से आपका काम कर दिया तो हरे पे दबा दो, पर एक पे दबाना जरूरी है। तो वो दुखी है तो लाल पे दबाएगा, लाल पे दबा दिया, ट्रक चल दिया। ये सारा डाटा भारत सरकार के सेंट्रल सर्वे में इकट्ठा हो रहा है, और एक प्राइवेट एजेंसी है वो भी इसको चेक कर रही है। और देखते देखते 3 महीने या 6 महीने में इंस्पेक्टर राम सिंह का तो सारा रिकॉर्ड ही लाल है।
और इंस्पेक्टर कोई मोहंती है, उसका सारा हरा है, तो इसका मतलब कौन बेईमान? राम सिंह बेईमान। और उसका जो अप्रेजल होगा, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, उस लाल हरे से होगा। कौन करेगा? ड्राइवर का अंगूठा करेगा तय। तो उसके बाद वो इंस्पेक्टर कहेगा भाई 3 महीने से लाल है, घर वाले प्रमोशन भी नहीं हो रहा, ये घर से लस्सी लाया हूँ, मेरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, हरा दबा देना। जब ऐसे हरा दबाना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? राम राज्य। किससे? टैक्स से। तो ये राम राज्य आपका बहुत जल्दी आने वाला है, मायूस होने की जरूरत नहीं। बट टेक्नोलॉजी से काम करो ताकि अपना है ना सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, क्योंकि उनके खून में बैठा हुआ है कि वो आपसे घूस ले, रिश्वत ले, मगर वो डरते हुए नहीं लेंगे। आज हम अभी बात चल रही थी कि ट्रांसपोर्टेशन घर सामान का काम करते हैं, कई पैकर है यहाँ पर, शर्मा जी से ही बात हो रही थी। मतलब कोई IPS ऑफिसर आ जाता है, वो कहता है कि मेरा सामान वहाँ से वहाँ लेके जाओ, तो शर्मा जी खुद ही लोड कराने जाएंगे। और कोई साधारण कोई मुंशी राम आ गया, उनका नहीं जाएंगे। मतलब ये ऐसा क्यों करते हो? मतलब जी वो IPS ऑफिसर है, कल गड़बड़ी हो जाएगी तो क्या करेगा वो? मेरे को हम बुला लेगा, मेरे को डर है उससे। और इसी तरह वो RTO मेरे उस ट्रक चालक से भी उसी तरह डर होगा कि यदि इसको मैं हरास किया तो अंगूठे में चिन्ह लाल दबा दिया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। वो डर के बदले आपको सम्मान देगा, या नहीं कि उसके दिल में बदलाव आ गया, वो नहीं होगा। डर के बदले आपको सम्मान देगा। और अपने को तो सम्मान से मतलब है, अपना तो हाईवे पे राम राज्य से मतलब है। तो एक ये सोच मतलब इस तरह से बनी। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे को देखना चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले एक IRU है, इंटरनेशनल रोड यूनियन, इस्तांबुल में उसकी एक बहुत बड़ी बैठक हो रही थी। मैं भी गया हुआ था वहाँ पर, 2010 की बात है। पूरे 70 देशों से लोग आए हुए थे। और मुख्य अतिथि रसिया का जो पूर्व प्रधानमंत्री था, अनडिवाइडेड रसिया, गोरबच्चो शायद नाम था उसका, ही वाज द चीफ गेस्ट। सब लोग बैठे हुए थे और गोरे ज़्यादा है उसके अंदर, इंग्लैंड के, USA के। तो वो भाषण दे रहे थे। तो भाषण के अंदर जब गोरा कोई भाषण देता है तो अपने हिंदुस्तानियों में, खासकर में जैसा हरियाणवी, उसको तो कुछ थोड़ी मोटी समझ में आती, थैंक यू, बाकी समझ में नहीं आता। तो सुन रहा था, तो उसने कुछ बोला कि इंडिया नंबर 1। आगे क्या बोला मेरे समझ में नहीं आया, इंडिया नंबर 1। मैंने ताली बजा दी, मैं इसी तरह मैंने बजा दी, मगर मैं अकेला था उस हाल में ताली बजाने वाला। बाकी बाजू में अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो मेरी तरफ देख रहा, उसको थोड़ी बड़ी अंग्रेजी आती थी। बोला जी ताली, मैं बोला कि इंडिया नंबर 1 है ताली। बोला जी इंडिया नंबर 1 है, हाईएस्ट एक्सीडेंट्स इन इंडिया, हाईएस्ट डेथ इन इंडिया। मैं बोला भी भूल हो गई भाई, गलती हो गई। मैं यहाँ पर आया, आते ही मेरे 5 लोग की कमेटी बनाई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में, सर्वे करवाया। और क्यों जी सर्वे की आवश्यकता नहीं है, एक नेशनल क्राइम NCR का रिकॉर्ड का डाटा है भारत सरकार का, उसमें उस टाइम पर सर्वे हुआ तो मेरे को पता लगा, सितंबर 2012 की बात है, 1,38,000 लोग हाईएस्ट एक्सीडेंट से मरते थे, रोड एक्सीडेंट से 1,38,000। और 26,441 इसलिए मरते थे कि ट्रक चालक अपनी नींद पूरी नहीं करते थे। बाकी रीजन लंबा तार, शराब पी के गाड़ी चलाना, हाईवे के ऊपर कोई रोड का थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो जाना। तो मैं सोचा कि 26,400 जो लोग मरते हैं इनको तो बचाया जा सकता है, ये तो नींद के कारण मरते हैं। जगह जगह कैंप लगाए, यूपी बॉर्डर, वहाँ फरीदाबाद, अपने कोटपुतली, कई साउथ में, कि भाषण दिया ड्राइवरों को कि भैया आप है ना सो जाया करो, आपके कारण 26,441 लोग मर जाते हैं हर साल। तो ड्राइवर हंसने लग गए। जैसे आप किसी भिखारी को कहो, भिखारी भाई खाना खाया करो नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगी, अच्छा खाना खाया करो। तो भिखारी बोलता है कि भैया खाना ही कहाँ है, हेल्थ की तो बाद में बात है। इसी तरह ड्राइवरों ने कहा नींद कहाँ पर है, कैसे सोएंगे हम। तो हमने कहा कि आपके पास अच्छा अच्छा बर्थ है गाड़ियों में, सो जाया करो, नहीं किसी ढाबे पे मंजी पड़ी रहती है वहाँ सो जाया करो। तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब सो नहीं सकते, आराम जरूर करते हैं हम 7-8 घंटे 24 घंटे में, सोने में आराम में बहुत फर्क है। आपको कम से कम पर डे प्लस 6 घंटे नींद लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप स्वस्थ नहीं रहते। तो फिर पूछा कि फिर आप लेते क्यों नहीं।
तो उसने कहा जब गाड़ी हम खड़ी करते हैं किसी ढाबे पर तो वहाँ पर क्या क्या समस्या है, डीजल की चोरी, आजकल तो टुल्लू पंप लगाकर 2 मिनट में डीजल पी जाते हैं, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, बैटरी की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, पैसों की चोरी, है ना, माल की चोरी, वहाँ बड़े बड़े मच्छर और थोड़ा मोटा बचे तो पुलिस के डंडे, ये सारी हरासमेंट हमारे को सोने नहीं देती, इसलिए हम सो नहीं पाते। आपको ताजुब होगा जानकर, जिसके सारे हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक ट्रक चालक 24 घंटे में 6 घंटे सोना चाहिए, वो 2 घंटे 50 मिनट ही सोता है, 2 घंटे 50 मिनट। तो एक्सीडेंट होंगे नहीं होंगे? एक्सीडेंट होंगे उससे। तो अब करें क्या? अब क्या करें? अब सोने का जिम्मेवारी कैसे लें हम सब लोग? हमने तो भेज दिया यहाँ से गुवाहाटी के लिए, सोए ना सोए उसकी मर्जी। तो अब फिर एटुआ ने उस टाइम अग्रवाल पैकर ने लीड लिया कि नहीं, इनका निंद्रा का कोई ध्यान देना पड़ेगा। आपने अन्न का दान, धन का दान, जल का दान, पैसों का दान तो सुना होगा, नींद का दान किसने सुना है? जरा हाथ खड़ा करो। नींद का दान सुना हो किसी ने? तो हमारे ट्रेड के भाई, हमको नहीं पता। नींद का दान शुरू किया निद्रा दान केंद्र। जयपुर अजमेर के बीच में जगह है NH8 के ऊपर दुद्धू में, वहाँ एक केंद्र स्थापित किया। 50 एकड़ का टुकड़ा लेकर 12 एकड़ में ये बिल्डिंग बनाई। 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल, लैट्रिन बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे, हर ड्राइवर के कपड़े धोने की मशीन, नाई की सेवाएं, और हर ड्राइवर, हर चालक उस केंद्र में आने से पहले पीतल की परात के अंदर उसको पाँव धोकर उसका सम्मान करते हैं, आओ श्रीमान। क्योंकि हमको पता है हमारा कृष्ण तो यही है। अर्जुन क्या करता जब कृष्ण नहीं होता? तो अर्जुन तो एक इशारे पे लड़ रहा था। तो हमने देखा कि यही कृष्ण है, इसके सहारे यदि ये ना होगा तो एक दिन रोबोट मिलेंगे और गाड़ियां हमारी खड़ी हो जाएगी। तो वो एक केंद्र शुरू हुआ, जिसके कारण पर डे 400 ड्राइवर्स, ट्रक चालक वहाँ सोने लग गए, और उसके बाद महीने में 12,000 13,000 सोने लग गए। फिर एक रिपोर्ट छपी IIM अहमदाबाद की, जिसके कारण 21 लोग हर मंथ अदरवाइज मर जाते थे उस हाईवे के, उस नींद ना केंद्र ना होता तो केंद्र के कारण क्या हुआ? 21 जाने बचने लग गई। और जब ये बात फैली ट्रेड के अंदर, सरकार के अंदर, तो सरकारी लोग देखने गए। एक बार पहले सत्यमेव जयते आता था आमिर खान का, देखा किसी ने? आया करता था ना सत्यमेव जयते। तो एक दिन आपके ट्रांसपोर्ट के केंद्र को उन्होंने कवर किया है, गूगल में जाकर चेक करना, सत्यमेव जयते का एक दिन वो आमिर खान वहां जाकर कवर किया है कि मैं ये देखना चाहता हूँ ये है क्या ये काम। वो वहां गया, ट्रांसपोर्ट के ट्रेड में आमिर खान का क्या मतलब आने का? उसके बाद तो बहुत मुद्दे थे। वो आया, कवर किया, और ड्राइवरों के बारे में, उनके जीवन के बारे में बोला कि इनका जीवन कैसे ठीक होना चाहिए। तो वो केंद्र आज जब फेमस हो गया, और जिस दिन मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि ये हर जगह होना चाहिए, 7 दिन के बाद माननीय गडकरी जी ने 600 ठेके दे दिए कि ऐसे केंद्र हिंदुस्तान में 600 होंगे। और जमीन कितने रुपए में दी? 1 रुपया 1 एकड़ जमीन लीज पे उन लोगों को जो ठेका ले रहे हैं। कंडीशन क्या लगाई उनकी कि आप ट्रक चालकों से कुछ नहीं लोगे, जो भी लेना है कारों से लेंगे। तो जैसे 3 एकड़ जमीन है तो 3 एकड़ में से 1.5 एकड़ जमीन ट्रक चालकों के लिए, या 2 एकड़ जमीन ट्रक चालकों के लिए, 1 एकड़ आप कार के लिए कोई आप कैंटीन बनाओ, माल बनाओ, दुकान बनाओ, आपसे पैसा लो, और हमारे ट्रक चालकों से नहीं लेंगे। इनको नींद का दान देना है। ये नींद की दान की कड़ी शुरू हो गई। 600 के अंदर टेंडर हो चुके होंगे, आपने अखबार में पढ़ा होगा। अब ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये शायद 1 साल 1.5 साल में शुरू हो जाएंगे, और उनके कारण जो 26,400 लोग मरते हैं, हम जब 5 साल में मेजरमेंट करेंगे तो पाएगा कि 15,000। तो वो लाभ किसको होगा कि ट्रांसपोर्टर अब क्या है, किलर बने हुए हैं, मार देते हैं। जब कम हो जाएंगे तो संख्या की हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो मान सम्मान बढ़ने के लिए कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमको पहल करनी पड़ेगी, जिसके कारण अपने आप ही हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। और मैं तो आपके परिवार का हूँ। कभी भी जिस तरह शर्मा जी ने कहा कि आप चीफ पैटर्न बन जाइए, मैं तो गेस्ट के नाते से, परिवार के नाते से, मेंबर के नाते से जरूर रहूँगा, क्योंकि कई संस्थाओं के अंदर ऑटोमेटिक कुछ जिम्मेवारियाँ मिली हुई है। और हाँ, अब भी आज भी एक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं जरूर कहूँगा कि गलती सुधार करें। हमने कई लोगों ने कहा कि ये
राष्ट्रीय पद मिल गया या उपाध्यक्ष का पद मिल गया, क्योंकि संस्थाओं के अंदर कभी पद नहीं होता, दायित्व होता है। जिस दिन पद सोच लिया तो मंत्रियों में आप में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पद तो वह लेते हैं, हम तो संस्थाओं में क्या है दायित्व लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं। दायित्व और पद में बहुत फर्क है। तो अपने को पद के कोई भूखा न रहे, सबके पास दायित्व है और दायित्व से काम करें। जो दिन है ट्रांसपोर्ट दिन, वो ऑफिशियली जब हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी भैरव सिंह शेखावत जी के मुंह से 6 सितंबर का दिन डिक्लेयर कराया गया था कि उस दिन एक रथ भी छोड़ा था, जागृति रथ, उसका नाम था जागृति रथ। जैसे घोड़ा छोड़ते हैं ना, पूरे देश में घूमता है, इसी तरह 6 सितंबर 2005 या 6 को जागृति रथ छोड़ा था। उसके अंदर पिक्चरें थी, जो फिल्म होती है जो गांवों में दिखाया करते थे, वो हाईवे पे दिखाता हुआ दिल्ली से पूरा देश होता हुआ कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी से भुवनेश्वर उड़ीसा होता हुआ कलकत्ता गया, गुवाहाटी गया और लास्ट में फरीदाबाद में उसका समापन, चंडीगढ़ में उसका समापन हुआ था। उसमें 3 ड्राइवरों की कहानी थी। एक ड्राइवर जो खूब शराबी था, घर बर्बाद हो गया। एक राजस्थान का मोहर सिंह नाम था ड्राइवर का, वो बेटों को कैप्टन आर्मी के कुछ अफसर बना गया। एक व्यक्ति था वो जैसे बिना बच्चे बिना घर अपना चला गया। तो उन तीनों की कहानियां सुनाते हुए और ये कहा था कि कैसे बर्बादी होती है, कैसे आप अपना परिवार पालते हो। जागृत मतलब ट्रक चालकों को हाईवे पे जागृत करना उसका रथ का काम था। तो इस तरह से दिन तो डिक्लेयर ऑलरेडी 6 सितंबर का ट्रांसपोर्ट दिवस है और आपके सानिध्य से ये और बढ़िया बन जाए। और जिस दिन भी आप गुड़गांव में या कहीं यहाँ मनाएंगे तो हर साल कंटिन्यू 1000 चश्मा आप उस दिन APML की तरफ से बांट सकते हो अपने साथ। हर साल यानी कि इस साल 1000 चश्मे वहाँ पर कैंप आप लगाओ, किसी को अभी 1000 चश्मे, क्योंकि कैंप लगाकर आपने आई चेक कर ली, बता दिया प्लस माइनस, तो ड्राइवर कभी चश्मे नहीं लेगा, पर्ची लेके जेब में घूमता रहेगा। तो लाभ क्या हुआ हमारे कैंप का? तो उसी टाइम मौके पर उसको चश्मा भी दे दे, अच्छे बुरे से मतलब नहीं, पर चश्मा मिल जाए, क्योंकि आइट साइड से भी हमारे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो हर साल आपको 1000 रुपये का एक अनुदान आपको कभी भी आप लगाते रहो, आपको मिलता रहेगा।